तो आज का टॉपिक है हमारा MRTP एक्ट। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। ये है आप लोगों का MRTP एक्ट, जो हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर से कहीं किसी को कुछ प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, आपके पास तो खैर वो था, मॉड्यूल था हमें। यस मैम। आज आप गो थ्रू कर जाइएगा PDF से और फिर बताइएगा। ठीक है, अब इस चैप्टर पे फोकस करते हैं, MRTP एक्ट। तो सबसे पहले फोकस करिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है MRTP का। सर्वे, कैमरा ऑन रखिए। MRTP का फुल फॉर्म यहाँ पे देखिए, जहां कर्सर मूव हो रहा है आपका ध्यान वहां पे होना चाहिए। ठीक है, या और अगर मैं ले पाऊं कलर वगैरह, देखिए ये इसका फुल फॉर्म मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। ठीक है, ये 1969 को ये एक्ट पास हुआ, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगा। जो सर्टेन एक्ट आने के पीछे तो कुछ होता है ना, कोई प्रॉब्लम होता है, उस चीज को ओवरकम करने के लिए या हटाने के लिए सर्टेन एक्ट पास होता है ना। तो था क्या, 69 से पहले कंपटीशन बहुत ज्यादा था। होता क्या था, चार लोग मिल करके अपना मनमाना प्राइस सेट कर देते थे, कस्टमर को एक्सप्लॉइट करते थे। कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉ था ही नहीं। ठीक है, तो दत्त कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये MRTP एक्ट फ्रेम हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? 1969। ठीक है, कब फ्रेम हुआ था? 1969। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। तो टोटल 4 ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, अब 4 ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो इसके फुल फॉर्म में इसका ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है। सबसे पहला क्या है, मोनोपोलिस्टिक, यानी मोनोपोली को प्रिवेंट करना, प्रोहिबिट करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, प्रोटेक्ट करना मतलब ये, सॉरी प्रोटेक्ट नहीं, प्रोहिबिट करना मतलब रोकना, प्रिवेंट करना, रोकना। ठीक है, तो ये क्या, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस MTP को रोकना। फिर RTP को रोकना, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस को रोकना। ठीक है, और फिर एक और है बचा हुआ आपका, मोनोपोलीज हो गया, रिस्ट्रिक्टिव हो गया, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ठीक है, एक और है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ये आपको पता होना चाहिए। इसका शॉर्ट है RTP, UTP और MTP। ठीक है, ये तो 3 हो गया। एक और क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। अब ये यानी इकोनॉमिक पावर किसी कुछ लोगों के हाथ में जा करके रुक ना जाए, ये चीज को भी इंश्योर करना आपका MRTP एक्ट का काम था। ठीक है, तो 4 क्या क्या है इसका मेन उद्देश्य, 4 उद्देश्य या 4 ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले RTP, हम लोग पूरे चैप्टर में ऐसे शॉर्ट में ही बात करेंगे, इसीलिए अभी आप फुल फॉर्म जान लीजिए। RTP रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, UTP अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, और मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस हो गया MTP। ठीक है, और एक और चौथा ऐड हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, यानी किसी एक आदमी, मतलब सुरभि ही बस अमीर होते जा रही है, बाकी कोई अमीर हो ही नहीं पा रहा है। एक बस सुरभि अंबानी बनते जा रही है और बाकी लोग का कुछ ग्रोथ हो ही नहीं रहा है, तो ये कंट्री के लिए अच्छा नहीं है ना। ठीक है, तो ये सब चीज को रोकना, ये मेन काम है आपका MRTP एक्ट। ठीक है, हम लोग उद्देश्य समझ गए। सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म समझ गए, क्या प्रॉब्लम था जो ये एक्ट आया वो हम लोग समझ लिए, कब ये ये एक्ट का फॉर्मेशन हुआ था ये समझ लिए। अब देखिए एक एक करके ये सारे टर्म का मतलब समझते हैं। ठीक है, ये सबको रोकना ये तो समझ गए। अब ये चारों टर्म है क्या क्या, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। तो नाम ही बता रहा है, कोई चीज को रिस्ट्रिक्ट जब हम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा ट्रेड प्रैक्टिस जो कि आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि अगर आप लोगों को सामान लेना है तो सिर्फ मुझसे लेंगे और किसी से नहीं लेंगे, ये क्या मैं रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ। तो ये रिस्ट्रिक्ट करने से क्या हो गया, कैपिटल फ्लो रुक जा रहा है एक तरीके से। ठीक है, which tends to or obstruct flow of capital or resources for production। ठीक है, अगर कोई बोले कि सिर्फ आप मुझसे ही लीजिए किसी और से नहीं लीजिए, और क्या क्या आ रहा है ये सारा यहाँ पे देखिए लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, RTP is the one which has or may have the effect of preventing, distorting and restricting competition in any manner and in particular, यानी
आरटीपी वो होता है जो कि अफेक्ट कर रहा है, या तो प्रोटेक्ट कर रहा है, या तो खराब कर रहा है, या तो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कंपटीशन, ठीक है, या किस फॉर्म में, या तो कैपिटल फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। सेकेंड है विच टेंड टू इम्पोज अनजस्टिफाइड कॉस्ट, ठीक है, अनजस्टिफाइड मतलब कॉस्ट मतलब 1-2 रुपया का बढ़ाना, तो ठीक है वो आप कंपटीशन फेवरेबल कंपटीशन मानेंगे, लेकिन कोई अगर अनजस्टिफाइड कॉस्ट रख रहा है, ठीक है, वहां पे अगेन एमआरटीपी आपका आरटीपी के अंदर आ जाएगा। और रिस्ट्रिक्शन ऑन कंज्यूमर रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज बाय मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस और बाय कंडीशन ऑफ डिलीवरी और टू अफेक्ट द सप्लाईज इन मार्केट, ठीक है, किसी भी तरीके से ये सब आप अफेक्ट कर रहे हैं तो वो आरटीपी के अंदर आएगा, ठीक है। क्या क्या, पहला है कैपिटल फ्लो, दूसरा है अगर अनजस्टिफाइड कॉस्ट रख रहे हैं आप, या फिर कस्टमर को आप किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं प्राइस के साथ, ठीक है, या फिर डिलीवरी के साथ कुछ अगर करें, डिलीवरी में आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे गैस सिलेंडर, कोई ये नहीं बोल सकता कि आप वहीं पे जा करके मिलेगा आप, ठीक है, तो ये सब आ जाएगा आरटीपी के अंदर। अब देखिए लिस्ट क्या क्या है। द डीम्ड आरटीपी आर एज फॉलो, सबसे नंबर 1 है रिस्ट्रिक्शन ऑन बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, यानी आपको अगर रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि आप किससे खरीदिए और किससे ना खरीदिए, ठीक है, तो कोई रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो ये है पहला पॉइंट, तो आरटीपी के अंदर आ जाएगा। दिस मींस रिस्ट्रिक्टिंग पर्सन और पर्सन्स टू whom goods may be sold और from whom to be bought, ठीक है, टू whom goods may be sold यानी किसको बेचना है ये भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, और किससे आप खरीद सकते हैं ये भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम whom to be bought, किससे खरीदना और किसको बेचना है ये रिस्ट्रिक्ट अगर कोई कर रहा है तो आरटीपी के अंदर। Such as trade association may ask their members not to deal in goods of a particular manufacturer, ठीक है, जैसे ट्रेड बना लिया आपने, ट्रेड एसोसिएशन बना लिया कि वो जो मेंबर्स हैं वो किसके साथ डील करेंगे या किसके साथ डील नहीं करेंगे, ठीक है। A manufacturer restricting its distributor to appoint a sub distributor or dealer without prior permission. A manufacturer restricting its dealer distributor to supply goods to particular institution or consumer. इन सब में देखिए क्या बात हो रही है, रिस्ट्रिक्शन की। पहले हम लोग देखिए कि किससे खरीदना है, किससे किसको बेचना है, ये रिस्ट्रिक्शन था। फिर देखिए यहाँ मैन्युफैक्चरर की बात कर रही है कि हम लोग पहले कोई परमिशन नहीं लिया। तो मैम बीच में आवाज आपकी नहीं आ रही थी, यहाँ तो नेटवर्क सही है फिर भी, मेरे में इस प्रॉब्लम। बताइए कहाँ से आवाज कट रहा था। मैम नेक्स्ट लाइन जो आप समझा रहे थे इसी पॉइंट का नेक्स्ट लाइन में कुछ नहीं, यहाँ मैन्युफैक्चरर की बात हो रही है। पहले हम लोग रिस्ट्रिक्ट किए कि किससे खरीदना है किससे बेचना है, फिर रिस्ट्रिक्शन हो रहा है कि वो आप जो डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को कि सब डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर को अपॉइंट करने के लिए, ठीक है, बिना प्रायर परमिशन के, बिना प्रायर परमिशन के, ठीक है, तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, मैन्युफैक्चरर रिस्ट्रिक्टिंग इट्स डीलर डिस्ट्रीब्यूटर टू सप्लाई गुड्स टू पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये जो मैन्युफैक्चरर है वो डीलर को बोल रहा है कि तुम इसको बेच सकते हो इसको नहीं बेच सकते हो, ये तुम्हारा टारगेट कस्टमर है, ये टारगेट कस्टमर नहीं है, ठीक है, ये तो मार्केट में होना नहीं चाहिए कि आप डीलर किसको बेचेगा वो भी पहले कोई बताए, मैन्युफैक्चरर बताए, ठीक है, तो ये भी आरटीपी के अंदर आ जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग सेलिंग गुड्स टू थर्ड पार्टी विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ मैन्युफैक्चरर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर अगर सेल कर रहा है थर्ड पार्टी को और जो मैन्युफैक्चरर है उसको पता भी नहीं है, तो ये सारा पॉइंट आ जाएगा रिस्ट्रिक्शन ऑन बाइंग एंड सेलिंग। इन सारे पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं किसी ना किसी तरीके से आप रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं, आइदर डीलर के ऊपर आइदर मैन्युफैक्चरर के ऊपर, ठीक है, तो ये हो गया पहला आरटीपी के अंदर जो कैटेगराइज होगा। नाउ सेकेंड पॉइंट इज टाई इन सेल्स और फुल लाइन फोर्सिंग। टाई इन सेल जैसे मतलब क्या हुआ, टाई इन सेल मतलब एक जो आप खरीदने जा रहे हैं उसके साथ दूसरा प्रोडक्ट टाई कर देना। जैसे मान लीजिए गैस सिलेंडर लेने के लिए जाएंगे तो आपको गैस तभी मिलेगा जब आप स्टोव भी लेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, गलत है ना, आपको गैस सिलेंडर की जरूरत है, गैस स्टोव ऑलरेडी मेरे घर में है, मुझे नहीं चाहिए तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं, तो ये गलत है। तो ये भी आपका कोई अगर आपके साथ करता है तो अगेन आरटीपी के अंदर आ जाएगा वो। नेक्स्ट चलिए, एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट। मैम बहुत सारे प्रोडक्ट में तो अभी भी टाई है ना, ऐसा किस में है भाई, फ्री सैंपल देना इज नॉट टाई इन सेल,
कोई आपसे, अब मान लीजिए एक बार देखिए इधर ही हाल फिलहाल में, मतलब ऑब्वियसली कोविड से पहले, आशीर्वाद आटा का 10 किलो का जो पैकेट था उसके साथ येपी दे रहा था वो, ठीक है। तो येपी क्या बोल के दे रहा था कि वो फ्री है, लेकिन जब बाद में पता चला कि अच्छा 10 रुपये ऐड करके वो दे रहा है, तो ये अगर आप येपी ले रहे हैं तो 10 रुपीज आप ऐड करके दे रहे हैं, और अगर आप येपी नहीं लेंगे तो 10 रुपीज आप छोड़ सकते हैं। तो कोई कंपल्सन नहीं हुआ ना, ये हालांकि गलत था। आप जब प्राइस ले रहे हैं तो आपको बोलना चाहिए कि हाँ प्राइस ले रहे हैं, जिसको मन होगा खरीदेगा, यस मैम। नहीं खरीदेगा। वो बाद में पता चला, वो भी जब जो रिटेलर है वो बताया, तो नहीं तो हम लोग तब से मान रहे थे अच्छा फ्री है और येपी किसी को पसंद नहीं घर में, है ना। तो वो टाइम सेल नहीं हुआ, वो तो बोल रहे हैं ना कि हम पैसा ऐड करके ले रहे हैं, आपको नहीं लेना है वो बहुत सारे प्रोडक्ट में पता भी तो नहीं चलता है ना मैम, शो नहीं करता है ना कि फ्री दे रहे हैं या सच में उसमें प्राइस जोड़ के लिया जा रहा है। नहीं बताता है। ऐसा मुझे मेरे ध्यान में नहीं है कि कोई आपको जबरदस्ती बोल रहा हो कि ये अगर लेना है तो साथ में ये भी ले लीजिए। याद है क्या बाकी दोनों को, कुणाल और हामिद? नो मैम। नो मैम। अब ऐसा नहीं होता कि हाँ आपको जबरदस्ती गैस स्टोव ले रहे हैं तो ये भी लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर कर रहा है तो आपके पास है ऑप्शन कि आप इग्नोर कर सकते हैं, आप उसको छोड़ सकते हैं। गलत कर रहा है, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं, ये हो गया टाइम सेल। अब आगे चलिए थर्ड पॉइंट, एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट। ये क्या बोल रहा है? इट इज अबाउट फोर्सिंग नॉट टू डील विद गुड्स अदर देन दोज ऑफ द सेलर। यानी जो सेलर बेच रहा है, जो मैं बेच रही हूँ वही आपको खरीदना है। किसी और सेलर से, सुरभि बेच रही है आप नहीं जाएंगे सुरभि के पास खरीदने, हामिद बेच रहे हैं नहीं जाएंगे हामिद के पास बेचने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट, आप फोर्स कर रहे हैं कि ये गुड मेरे मुझसे ही खरीदना है, दूसरे से नहीं खरीदना, ठीक है। फॉर इंस्टेंस डीलर नॉट टू डील विद सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉम्पिटिटर, ठीक है। जो कॉम्पिटिटर बेच रहा है वो प्रोडक्ट आपको बेचना ही नहीं है, आपको बेचना है दूसरा, बेचिए आप। स्टील मैन्युफैक्चर करने वाले, मैं ही स्टील मैन्युफैक्चर करूंगी, कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। दैट इज एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट। बात आई समझ में पहले पॉइंट में और इसमें क्या डिफरेंस है? पहले पॉइंट में हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, इसी सेलर से खरीदना है या इसी मैन्युफैक्चरर से खरीदना है, मैन्युफैक्चरर रिस्ट्रिक्ट कर रहा था डीलर को कि कौन से इंस्टीट्यूशन में आपको देना है, कौन से कस्टमर को आपको देना है, ठीक है। यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में तुम डील नहीं कर सकते, क्लियर। अब आगे आइए फोर्थ पॉइंट, कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन एंड टेंडरिंग। अब ये कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन को टर्म हम लोग देते हैं कार्टेल का। ये पॉइंट देखिए जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, कार्टेल, इसको हम लोग टर्म देते हैं कार्टेल। जैसे पेट्रोल के लिए ओपेक कंट्री लोग मिल करके प्राइस सेट करती है, ठीक है। जैसे अभी और इजी लैंग्वेज में, जैसे हम 3-4 लोग मिल करके सेट कर लिए कि इस बुक का प्राइस ये होगा, ठीक है। थोड़ा हाई प्राइस सेट कर लिए, लेकिन क्या ऑप्शन है, बेचने वाले हम ही चाह रहे हैं, जो प्राइस सेट करेंगे वो देना पड़ेगा कस्टमर को। तो ये भी आरटीपी के अंदर आता है। दिस इज अ कलेक्टिव एग्रीमेंट टू परचेज और सेल और टू टेंडर ओनली एट अग्रीड प्राइस और टर्म, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कार्टेल। और एक इसका टर्म है नॉकआउट एग्रीमेंट, ठीक है, नॉकआउट एग्रीमेंट। फॉर इंस्टेंस व्हेन टायर और सीमेंट मैन्युफैक्चरर और सम ट्रेड एसोसिएशन increase prices or restrict supply uniformly and simultaneously by mutual agreement, ठीक है। तो कार्टेल किसको कहते हैं? जब कोई सर्टेन इंडस्ट्री मिल करके प्राइस इंक्रीज करे या अपना सप्लाई रिस्ट्रिक्ट करे यूनिफॉर्मली, यानी सब मिल करके इकट्ठा, ठीक है। कोई किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं डालेगा कि तुम ये प्राइस, मतलब कहने का मतलब मीटिंग में दोनों सब लोग मिल करके बैठ करके डिस्कशन कर लिए कि अब हम लोग सप्लाई इतना ही करेंगे, लाइक कोका कोला, पेप्सी, ठीक है, थम्स अप, सब लोग मिल करके बैठी, ठीक है। वो लोग बोल दी कि हम लोग को 100 बॉटल ही प्रोड्यूस करना है, 100 से ज्यादा नहीं प्रोड्यूस करेगा, कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। ये सब मिल करके ग्रुपिज्म बना करके ये काम कर रहे हैं ताकि कस्टमर से मनमाना प्राइस ले पाए, और प्राइस भी मिल करके फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। 11 रुपया बॉटल मेरा है, 11 रुपया बॉटल तुम्हारा है, ठीक है। 11 रुपया से कम कोई नहीं सेट करेगा। ये सब क्या है? कार्टेल, अंडरस्टूड, या नॉकआउट एग्रीमेंट। आगे चलें। अब नेक्स्ट वन इज रिस्ट्रिक्शन बाय एसोसिएशन। अब ये एसोसिएशन बना लिया। एसोसिएशन मतलब क्या हुआ? एक वॉलंटरी ग्रुप है,
ठीक है, अब नन मेंबर को सर्टेन एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करना, जैसे मान लीजिए दिस इज व्हेन एसोसिएशन डोंट अलाउ नन मेंबर्स टू कैरी गुड्स। ठीक है, जो मेंबर्स हैं, जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, वही गुड्स वो ले सकते हैं, नन मेंबर्स नहीं ले सकते। ठीक है, ऐसा कब होता है, जैसे जो प्राइम कस्टमर हैं, ठीक है, जैसे अमेजन प्राइम कस्टमर जो हैं उन्हीं को वही लोग ये खरीद सकते हैं, ऐसे नहीं खरीद सकते। ये क्या हुआ, एसोसिएशन बनाना। thereby hampering free flow of goods resulting in imposing unjustified cost on the customer। ठीक है, जिसकी वजह से अनजस्टिफाइड कॉस्ट रख सके। देखिए एक चीज और मैं बता दूं, अभी एमआरटीपी के करंट स्टेटस की अगर मैं बात करूं, अभी सिर्फ हम लोग आरटीपी समझ रहे हैं और एमआरटीपी क्या है वो समझ रहे हैं, लेकिन अभी करंट स्टेटस की मैं बात करूं तो अब एग्जिस्टेंस में एमआरटीपी नहीं है। एमआरटीपी को रिपील कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया, रिपील नहीं, रिपील कर दिया गया है आपका कंपटीशन एक्ट 2002 से। ठीक है, जहां एमआरटीपी कंपटीशन रोकने की बात करती थी, आपका कंपटीशन एक्ट कंपटीशन बढ़ाने की बात करता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी रिपील हो चुका है। अब एमआरटीपी करंट स्टेटस की अगर मैं बात करूं, एमआरटीपी नहीं है एग्जिस्टेंस में, खत्म हो चुका है, उसकी जगह पे अब कंपटीशन एक्ट 2002 आ चुका है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों को वो भी पढ़ना है। ठीक है, तो एमआरटीपी पढ़ना क्यों जरूरी है फिर, क्योंकि एमआरटीपी अगर आप नहीं समझेंगे तो कंपटीशन एक्ट नहीं समझेंगे, और इसके साथ साथ अभी यूटीपी जो हम लोग देख रहे हैं, यूटीपी को निकाल करके फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डाल दिया गया था, तो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये एमआरटीपी बेस है बेसिकली ये दोनों एक्ट को समझने के लिए, तो इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। आई बात समझ में? यस मैम। अब आगे चलते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी डीलिंग। अब ये डिस्क्रिमिनेटरी डीलिंग वही वाली बात हो गई कि किसी कस्टमर को बहुत ज्यादा जो खरीद रहा है उसको हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ह्यूज डिस्काउंट दे रहे हैं लार्ज बायर को। ठीक है, तो वो सब भी डिस्क्रिमिनेटरी डीलिंग में आ गया कि किसी के साथ आप अलग डील कर रहे हैं, किसी के को आप अलग तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, गिविंग कंसेशन और बेनिफिट ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर or giving huge discount to large buyer will be considered as RTP if such discounts are injurious to competition. However, discounts are very common in business and many discounts are not considered as discriminatory as cash discount on prompt payment. ठीक है, जैसे कुछ कुछ डिस्काउंट है जो कि आरटीपी के अंदर नहीं कंसीडर किया जाता है, जैसे कैश डिस्काउंट, तुरंत कोई कैश दे दिया या तुरंत प्रॉम्प्ट पेमेंट, मतलब क्या हुआ, गुड्स लिया और तुरंत पेमेंट दे दिया, तो कुछ हम सर्टेन कैश डिस्काउंट दे दिए, अभी के खरीदने पे 10% डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ कस्टमर एज गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कस्टमर, इंसेंटिव टू इंक्रीज सेल्स, न्यूज़पेपर चार्जिंग डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट पेजेस ऑफ न्यूज़पेपर, है ना। फर्स्ट पेज का ज्यादा चार्ज रहता है, अगर आप फर्स्ट पेज में अपना एडवर्टीजमेंट छापना चाहते हैं तो आपसे ज्यादा चार्ज लेगा, मिडिल पेज में चाहते हैं अलग चार्ज होगा, लास्ट पेज में अलग चार्ज होगा। ठीक है, तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेटरी डीलिंग। तो ये सबको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, ये ध्यान रखें। ये भी हाईलाइट कर दूं क्या, मेनी डिस्काउंट्स आर नॉट कंसिडर्ड, क्योंकि नॉट हम लोग कई बार देखना भूल जाते हैं और कंप्लीट मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज डिस्क्रिमिनेटरी एज ये कैश डिस्काउंट और वो न्यूज़पेपर वाला जो हम लोग पढ़े, ये सारा को हम लोग आरटीपी में कंसिडर नहीं करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, जो जब हम लार्ज डिस्काउंट दे रहे हैं लार्ज बायर्स को, ठीक है, ये कंपटीशन को खराब कर देता है, मतलब टर्नओवर के बेसिस पे अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं। अभी भी है ना मैम, हाँ पेपर वाला तो अभी भी मतलब ये एक्ट है ना कि इस पेज पे छापोगे तो आपको ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा। हाँ, तो सुरभि मैंने इसीलिए तो बताया, तो नॉट वही आपने बोला। यस मैम, यस मैम, समझ। ठीक है, आगे बढ़े। पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। अब देखिए, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस का मतलब है कि आप रीसेल कौन करेगा, मैन्युफैक्चरर से डीलर के पास जब आएगा, अब डीलर जो सेल करेगा वो रीसेल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, दिस मीन्स नॉट अलाउइंग रीसेल बिलो सर्टेन प्राइस। अब डीलर की मर्जी वो कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रीसेल बिलो सर्टेन प्राइस और नॉट टू सेल अबव अ पर्टिकुलर प्राइस।
यहाँ पे आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इफ मैक्सिमम प्राइस इज इंडिकेटेड, द डीलर शुड बी फ्री टू चार्ज बिलो द इंडिकेटेड प्राइस, ठीक है। अगर मान लीजिए मैक्सिमम आप 50 रुपीज में बेच सकते हैं, उससे कम में नहीं बेच सकते, तो फिर फ्री छोड़ दीजिए ना, कितना वो चाहे तो कम कर सकता है। 50 रुपीज के बदले वो 40 रुपया ले, ठीक है। अब 40 रुपया लेगा, हो सकता है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रख रहा हो ताकि ज्यादा कस्टमर मेरे पास आए, तो उसकी मर्जी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मिनिमम मैक्सिमम दोनों सेट करके आपको पहले से दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी अगर दिया जा रहा है, ऐसा अलाउ नहीं कर रहे हैं आप रीसेल के लिए सर्टेन प्राइस पे, तो अगेन आप आरटीपी के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैम तो रिस्ट्रिक्शन। कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस मैम अपने से कम बढ़ा नहीं सकते है ना? नहीं, वही चीज लिखा ना यहाँ पे, आप अलाउ नहीं कर रहे हैं। दिस मीन्स नॉट अलाउइंग रीसेल बिलो सर्टेन प्राइस, यानी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों लिमिट आप सेट करके बोल रहे हैं, इससे ना नीचे आप बेच सकते हैं, इससे ना ऊपर आप बेच सकते हैं, ठीक है। अब आइए रिस्ट्रिक्शन ऑन आउटपुट और सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे वही है, दिस मीन्स एन एग्रीमेंट टू लिमिट, withhold or restrict the output or supply or any goods or allocate any market or area for disposal of goods, ठीक है। आउटपुट और सप्लाई के लिए भी आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, फाइन। अब क्या रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब प्रोसेस कहने का मतलब जो मेथड से आप बना रहे हैं, ये वाला प्रोसेस मेरा प्रोसेस है, दूसरा कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। कोई पर्टिकुलर मेथड, मशीनरी या प्रोसेस आप यूज नहीं कर सकते, फाइन। तो ये हो गया 9th पॉइंट। 10th पॉइंट, प्राइस कंट्रोल अरेंजमेंट। यहाँ पे क्या है? दिस मीन्स एन एग्रीमेंट टू सेल गुड्स विद अ व्यू टू एलिमिनेट कंपटीशन और एनी कॉम्पिटिटर, ठीक है। यहाँ पे प्राइस वो कार्टेल वाला हो गया, प्राइस कंट्रोल एग्रीमेंट, ठीक है। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन बाइंग, बाइंग के लिए भी रिस्ट्रिक्शन हम लोग डाल रहे हैं। कलेक्टिव बिडिंग अब क्या चीज है? अब हम लोग मिल करके बोल दिए कि इससे ज्यादा बोली तुम नहीं लगाओगे, ठीक है, या तुम बोली लगाओगे ही नहीं, तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव बिडिंग। दिस मीन्स एन एग्रीमेंट among the contenders for bid to be offered at auction or not to bid at auction, fine। अब लास्ट में देखिए, एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट टू बी रिस्ट्रिक्टिव। अब ये भी यहाँ पे बता दिया गया है कि गवर्नमेंट फ्यूचर में ये 12 के अलावा 13वां पॉइंट या 14वां पॉइंट भी ऐड कर सकती है, ये उसकी मर्जी पे है। गवर्नमेंट के पास ये पावर है टू डिक्लेयर एनी एग्रीमेंट एज रिस्ट्रिक्टिव, और किसके रिकमेंडेशन पे? कमीशन के रिकमेंडेशन पे। तो इसके मतलब इसका जो सर्टेन एमआरटीपी एक्ट के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने का जिम्मा किसका? तो एमआरटीपी कमीशन का। उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ नहीं हो रहा है तो पकड़ेगा कौन? एमआरटीपी कमीशन, फाइन। ये भी पता, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि ये चेक करने का जिम्मा किसका? तो एमआरटीपी कमीशन का। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? तो एमआरटीपी कमीशन। तो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए, इन्वेस्टिगेशन इनटू आरटीपी, यानी अगर एमआरटीपी कमीशन इंक्वायरी बैठाई और उसमें पता चला कि कोई प्रैक्टिस कर रहा है, आरटीपी में जो दिया हुआ है वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो क्या होगा? द प्रैक्टिस शैल बी डिसकंटिन्यूड और शैल नॉट बी रिपीटेड। ये उसको बोला जाएगा, कमीशन उसको ये बोलेगी, डायरेक्ट करेगी कि ये प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते, वो प्रैक्टिस आप खत्म करिए, डिसकंटिन्यू करिए, ठीक है। और सेकंड, एग्रीमेंट रिलेटिंग टू आरटीपी शैल बी मॉडिफाइड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय एमआरटीपी कमीशन। जो एग्रीमेंट है आरटीपी का, वो मॉडिफाई करने का भी पावर आपका एमआरटीपी कमीशन के पास है, ठीक है। तो ये था आपका इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट। अब एमटीपी समझ गए हो तो हम लोग यूटीपी शुरू करें। यस मैम। सर्वे? यस मैम। चलिए, अब यूटीपी क्या है? ये है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहने का मतलब कहीं कोई मिस रिप्रेजेंट करके आपको कोई गुड्स अगर सेल कर रहा हो तो, ठीक है। ये वाला कोट शाहरुख खान अपनी मूवी में पहना था, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्यों आने लगा शाहरुख खान आपका कोट आपके दुकान पे आपका कोट लेने के लिए? फाइन।
ये वाला जो मतलब सर्टेन प्रोडक्ट में इतना साल का गारंटी है, बिना आप टेस्ट किए आप बोल रहे हैं कि इतने साल का गारंटी है, आपने कोई टेस्ट नहीं किया, ठीक है। सेकेंड हैंड प्रोडक्ट को बता रहा है कि ये एकदम ब्रांड न्यू है, इसको आप यूज करके देखिए। ये सब क्या हुआ, इसको हम लोग फॉल्स रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बोलते हैं। अब है पैकेट आपका मान लीजिए 1 किलो का, जब पैकेट लेस का फाड़ रहे हैं, जैसे लेस का ही अक्सर मैं एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि लेस में क्या होता है, बहुत ज्यादा हवा भर देता है और जब खोलो तो अंदर पता नहीं क्या बहुत कम निकलता है। पैकेट से लगेगा बहुत बड़ा, लेकिन अंदर होता है बहुत छोटा, मतलब बहुत थोड़ा, छोटा नहीं थोड़ा। तो ये चीज है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कि आप दर्शा रहे हैं कुछ और निकल रहा है कुछ और। इसीलिए आप देखते होंगे कि अक्सर पैकेट में वो इंडिकेटेड रहता है कितने वेट का है, 500 ग्राम का है, कितने ग्राम का, वो लिखा रहता है, ठीक है। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस आप समझ गए होंगे कि हर ये सब जितना भी मैंने बताया वो सब आ जाएगा आपका यूटीपी के अंदर। सेक्शन 36A defines UTP as a trade practice for the purpose of promoting sell, use or supply of any goods or provision of services, adopted any unfair method और अनफेयर और डिसेप्टिव प्रैक्टिस, यानी अपने गुड्स को बेचने के लिए आप किसी भी तरीके का अगर अनफेयर मेथड अप्लाई कर रहे हैं या कोई गलत प्रैक्टिस अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जो अनफेयर है, तो अगेन यूटीपी के अंदर आप आ जाते हैं। द प्रैक्टिस विच आर यूटीपी एज पर द एक्ट आर, अगेन यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ यूटीपी का। सबसे नंबर 1 इज फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग एनी स्टेटमेंट ओरल, रिटन और बाय वर्बल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि रिटन ही सिर्फ, इवन आप ओरली भी कुछ बोल रहे हैं या वर्बल रिप्रेजेंटेशन अगर आप दे रहे हैं, किसी भी तरीके का गलत चीज आप बोल रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो यूटीपी के अंदर आप आ जाएंगे, ठीक है। नंबर 1, falsely suggests that goods are of a particular standard, ठीक है। आप ये बोल रहे हैं कि ये इस स्टैंडर्ड का है, इस क्वालिटी का है, इस ग्रेड का है, इस कंपोजिशन का है, या पर्टिकुलर स्टाइल और मॉडल का है, और वो एक्चुअल में है नहीं, तो अगेन यूटीपी के अंदर। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज falsely suggests that service are of a particular standard और क्वालिटी और ग्रेड। तो यहाँ पे गुड्स की बात हुई थी, यहाँ सर्विस की बात हो रही है, हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ गुड्स, यहाँ सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज falsely suggest any rebuild, second hand, renovate और recondition और old goods as new goods, ठीक है। सेकेंड हैंड प्रोडक्ट को अगर हम नया बता रहे हैं, अगेन यूटीपी। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट दैट द गुड्स और सर्विसेज हैज स्पॉन्सरशिप, अप्रूवल, परफॉर्मेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब किसी तरीके से आप बता रहे हैं कि ये स्पॉन्सरशिप इसका है, ठीक है। कुछ भी आप गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और क्या, represent that the seller or the supplier has a sponsorship or approval or affiliation which such seller or supplier do not have, ठीक है। जैसे कोई आप कोई कॉलेज बोल रहा है कि इससे एफिलिएशन है, ठीक है, और एक्चुअल में एफिलिएशन है नहीं, तो अगेन यूटीपी। मेक अ फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन कंसर्निंग द नीड फॉर और यूजफुलनेस ऑफ एनी गुड्स और सर्विस, ठीक है। यहाँ पे फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, गलत तरीके से एड आप दिखा रहे हैं, उस गुड्स का गलत यूज बता रहे हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में वो यूज। जैसे एक बार इसमें मैंने देखा था, जैसे मैजिक मॉप है, वैसे ही फेसबुक पे था, गोल घूमता था और उसमें दिखा रहा था कि जैसे आप उसको मूव करेंगे ना, सारा डर्ट वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। जब घर लेके आती हूँ तो देख रही हूँ वो ना झाड़ू है ना पोछा है, वो क्या ही है पता नहीं, ठीक है। बड़ा सा स्टैंड टाइप का है और ब्रश टाइप है, गोल घूमता है, गोल जरूर है, लेकिन कोई डर्ट वगैरह नहीं खींचता वो अपने अंदर, ठीक है। लेकिन वहां पे वो दिखा रहा था कि ऐसे वो लेके आप जब भी चलेंगे तो सारा डर्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो भी अगर छीटा हुआ है पूरा खींचा जाएगा, ऐसे दिखाया जा रहा था, ठीक है। तो ये सब चीज क्या हो गया इसी के अंदर, कि आप फॉल्स यूजफुलनेस आप बता रहे हैं उस गुड्स का ये है, लेकिन एक्चुअल में वो काम कर ही नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टॉकिंग अबाउट वारंटी एंड गारंटी, ठीक है। आप बिना टेस्ट किए बता रहे हैं कि इतने साल का गारंटी है और इतने साल का वारंटी है, ठीक है। Yes, ma'am. Next one is makes to the public a representation in a form that looks like a guarantee or warranty or promise to replace, maintain or repair the goods until they achieve a specific result, and the representation is materially misleading.
or there is no reasonable prospect that the guarantee etc contained in the representation shall be carried out. मतलब जो मान लीजिए एक तो बिना टेस्ट किए आप गारंटी वारंटी दे दिए और जब देने के लिए जा रहे हैं तो आप वो कर भी नहीं रहे, गारंटी दे भी नहीं रहे, जो वारंटी बोले वो भी नहीं दे रहे, ठीक है, तो वो भी अगेन आपका यूटीपी के अंदर आ जाएगा. नेक्स्ट इज materially mislead the public about the price at which such goods or service are available in the market. ठीक है, आप दुकान पे गए, आप यहाँ से बेहतर प्राइस कहीं नहीं मिलेगा आपको, बाकी दुकान जाके देखिए आपको और कितने प्राइस में मिल रहा है, 50 रुपए में सिर्फ इसी दुकान में मिलेगा. ठीक है, अब दूसरी दुकान जा रहे हैं तो 30 रुपए में मिल गया. ठीक है, तो अगर आप ये मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं पब्लिक को, देन यूटीपी. ठीक है, these false or misleading fact despairing the good service or trade of another person. ठीक है, अगेन यहाँ पे गुड्स के मामले में आप मिसलीड कर रहे हैं, चाहिए सर्विस के बारे में आप कर रहे हैं, और ट्रेड ऑफ अनदर पर्सन के बारे में अगर आप मिसलीड कर रहे हैं तो अगेन यूटीपी के अंदर. इसके अलावा फॉल्स ऑफर और बार्गेनिंग प्राइस अगर आप दे रहे हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट गलत तरीके से आप दे रहे हैं, और एडवर्टीजमेंट में अभी जैसे फेयर एंड लवली का नाम चेंज करना पड़ा ग्लो एंड लवली. ठीक है, अब आप कई बार ऐसा आप देखते होंगे, ये कमेंट आया हुआ था कि आप यामिनी गौतम के ऊपर फेयर एंड लवली अप्लाई करके दिखा रहे हैं. ठीक है, आप ऐसे लोग के ऊपर देखिए कि हाँ जो एक्चुअल में ब्लैक है और वो फेयर हो गया, तो आप मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना. क्रिस गेल वगैरह पे अगर आप लगा करके दिखाएं, वो अगर गोरा अगर हो जाए तो फिर बताइए. ठीक है, तो ये क्या हुआ, एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप गलत धारणा दे रहे हैं कि हाँ सही में गोरा हो जाता है फेयर एंड लवली लगाने पे. ठीक है, तो इस तरीके का फॉल्स ऑफर और बार्गेनिंग प्राइस है अगर, देन अगेन यूटीपी. ऑफरिंग ऑफ गिफ्ट प्राइज एंड कंडक्टिंग प्रमोशनल कंटेस्ट. मान लीजिए सर्टेन गिफ्ट और प्राइस आप बोल दिए और जब वो आप खरीदे तो वो प्राइस या गिफ्ट मिला ही नहीं आपको. ठीक है, प्रोडक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड. ठीक है, प्रोडक्ट का सर्टेन स्टैंडर्ड जो है उसके अंदर आप बोले कि हाँ वो हॉलमार्क वाला सोना होगा, लेकिन एक्चुअल में हॉलमार्क वाला सोना है ही नहीं. ठीक है, और देखिए होर्डिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स एक्ट. होर्डिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी मार्केट में बहुत है, जैसे मान लीजिए टमाटर है, या जनरली फसल के साथ ये होता है, बहुत ज्यादा टमाटर का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है सफिशिएंट, लेकिन क्या कर रहे हैं आप, होर्ड कर रहे हैं, मतलब आप कहीं गोडाउन में रख लिया है, वेयर हाउस में रख लिया कि मार्केट में एक आर्टिफिशियल मतलब डिफिशियंसी हो जाएगा, आर्टिफिशियल आपका मतलब पैदा हो जाएगा डिमांड, या फिर प्रॉब्लम रेज हो जाएगा, प्राइस जिसकी वजह से रेज करना पड़ेगा, और फिर वो गोदाम से निकाल करके हायर प्राइस में सेल करेंगे. ठीक है, दैट इज होर्डिंग. ठीक है, होर्डिंग बोलिए या स्टॉकिंग ऑफ गुड्स बोलिए. होर्डिंग अगर टफ लग रहा है, किसी गुड्स को स्टॉक में रख लेना ताकि आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट हो जाए मार्केट में. ठीक है, दैट इज होर्डिंग. अब रेमेडियल मेजर्स इन यूटीपी क्या है, रेमेडियल मेजर में वही है, आफ्टर रिसीविंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट एनी restrictive or monopolistic practice, if the commission find that the particular action is unfair, it can issue the following order. ठीक है, it can ask the concerned firm to discontinue and not to repeat the practice. ठीक है, पहला क्या है कि वो discontinue करने बोलेगा. Next one is to it can declare any agreement in relation to UTP as void. ठीक है, अगर वो एग्रीमेंट कोई किया हो उसको वाइड डिक्लेयर कर देगा, और डिक्लेयर दैट टर्म ऑफ एग्रीमेंट शैल बी मॉडिफाइड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द ऑर्डर. मतलब यूटीपी के अंदर जो चीज मना किया गया है, मतलब वो चीज चेक करके फिर जो सही एग्रीमेंट होता है वो मॉडिफाई करने बोला जाएगा. ठीक है, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत हो वैसा एग्रीमेंट बनाने के लिए बोला जाएगा. ठीक है, थर्ड वन इज इट कैन ऑर्डर दैट एनी इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट और एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू यूटीपी शैल बी disclosed. ठीक है, और published as may be specified in the order. यानी आपको बोला जा रहा है कि कोई अगर आप घपला कर रहे हैं तो आप इसको डिस्क्लोज करिए, पब्लिश करिए, ये भी आपको ऑर्डर दिया जा सकता है. फाइन, तो ये 3 है रेमेडियल मेजर्स ऑफ यूटीपी. अब लास्ट बचता है एमटीपी. ठीक है, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस. ओवरबर्डन नहीं होगा ना, या फिर नेक्स्ट क्लास में करो? मैम नेक्स्ट क्लास में करो. ठीक है.
तो पहले आज ये दो कर देखिए, उसके बाद लास्ट बच रहा है आपका एमटीपी। और एमटीपी डिस्कशन करने के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सा सर्टेन सेक्टर है जहाँ पे एमटीपी बोल रही एमआरटीपी नहीं एप्लीकेबल होता है। ठीक है, स्कोप तो हम लोग देख लिए, और कुछ सेक्टर होता है जहाँ पे नहीं एप्लीकेबल होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपटीशन एक्ट क्या है कहलाता है, और कंपटीशन एक्ट और एमआरटीपी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जब एमआरटीपी एक्ट था तो क्या क्या चेंजेस लाना पड़ा, जो कंपटीशन एक्ट को फिर लाना पड़ा। ठीक है, कुछ चेंजेस हुआ तब तो कंपटीशन एक्ट आया ना, तो वो चेंजेस हम लोग देखेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, ये सब आगे आने वाला है। फाइन। हाँ हाँ कुणाल बोलिए। मैम आरटीपी थोड़ा सा स्टार्टिंग से डिफाइन कर दीजिए। हाँ मैं बताइए आरटीपी क्या समझे। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। होगा हमें? यस मैम। होगा। यस मैम, जो आरटीपी मैम हो गया, जो किसी को बेचना है, किससे खरीदना है, वो उसमें भी रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटर को भी मैम किसको माने बेचना है, थर्ड पार्टी को अगर बेच रहे हैं तो विदाउट परमिशन आप कर सकते हैं। और क्या मैम, और टाई डिमांड एज फॉलो रिस्ट्रिक्शन और बाइंग सेलिंग तो मैं बता दिया। टाई इन सेल मैम हो गया, जो कि माने कि झूठा माने किसी को माने परचेज करवाते हैं कोई सामान, और उसको उसके साथ जो कंपलसरी बेचने के लिए बोल रहे हैं, परचेज करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, खरीदने गए हम गैस सिलेंडर खरीदने बोल रहे हैं, गैस और मैं उसके साथ कुछ एडिशनल ऐड कर दिए वो। हाँ चलिए ठीक है। एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट, इसमें भी मैम फोर्सफुली मैम कुछ भी डील करवाते हैं गुड्स और सर्विस सेलर को खरीदने के लिए। आइडेंटिकल गुड्स को हम लोग मैन्युफैक्चर करने से मना करते हैं। ठीक है, यस मैम। और फोर्थ वन इज मैम, उसमें मैम वही एग्रीड प्राइस टर्म्स को मैम फॉलो करते हैं, जिसको कार्टेल और नॉकआउट भी कहते हैं। कार्टेल वो हो गया मैम जो कॉटन स्टड इंडस्ट्री मिलकर मैम जो प्राइस सेट करते हैं। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन बाय एसोसिएशन, एसोसिएशन जो मैम अदर मेंबर्स जो उसको नहीं खरीद सकते हैं, जो मेंबर है एसोसिएशन के उसी को ही मैम ये है। बिल्कुल सही। डिस्क्रिमिनेटरी डीलिंग, मैम वो बेसिस होता है मैम लार्जर के टर्नओवर पर कि इंजीरियस कंपटीशन को देखते हुए मैम ज्यादा जो खरीद रहे हैं उसको हम लोग ज्यादा डिस्काउंट देते हैं, तो विच हाँ तो इट इज इंजूरियस टू कंपटीशन माना जाता है, इसीलिए आरटीपी के अंदर उसको फ्री करने के लिए बोला जाता है मैम। अब आइए रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। इसमें कोई भी प्राइस को मैक्सिमम या मिनिमाइज तक एक कर दिया जाता है कि आप उससे ज्यादा नहीं या कम नहीं। अब आइए रेस्ट्रिक्शन ऑन आउटपुट और सप्लाई, ये तो सिंपल है। यस मैम, जो लिमिट होता है मार्केट में एरिया गुड्स को सप्लाई करने पर। आगे आइए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये भी नाम ही बता रहा है। यह प्रोसेस मैम जो होता है मेथड बनाने के लिए, वो यूज नहीं कर सकते पर्टिकुलर मेथड। यस मैम, चाहे मशीनरी या प्रोसेस जो होता है अरेंजमेंट। प्राइस कंट्रोल अरेंजमेंट मैम, इसमें होता है जो भी प्रोडक्ट को जो सेल करते हैं वो कंपटीटर को माने कि अलग कर देते हैं। एलिमिनेट करने के लिए ऐसा कोई भी आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते जिससे कंपटीशन एलिमिनेट हो जाए। यस मैम। ठीक है, या कॉम्पिटिटर, देखिए हर जगह आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटर का थोड़ा हित सोचा जा रहा है, लेकिन कॉम्पिटिशन एक्ट में कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देने की बात होती है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन कम करने की बात हो रही है। समझ आ रहा है कुणाल? अब यहाँ देखिए रिस्ट्रिक्शन ऑन बाइंग सेम है ऊपर वाले पॉइंट की तरह।
ठीक है, पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं द क्लास और नंबर ऑफ होलसेलर प्रोड्यूसर और सप्लायर फॉर बी बॉट। कलेक्टिव बिडिंग बच रहा है, ये भी पूरा कर ही दीजिए। में एग्रीमेंट होता है वो माने कि कोई भी ऑक्शन को कितना बिड करना माने कि अलाउ नहीं है किसी पर। हाँ, कि कौन लोग मतलब आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि हाँ आप नहीं बोल सकते हैं, अपने कंटेंडर को बोल दिए कि बिड नहीं करना है। यस मैम। ठीक है, दिस मींस एन एग्रीमेंट अमंग द कंटेंडर्स फॉर बिड टू बी ऑफर्ड। क्या ऑफर करना है वो भी आप पहले ही सोच के बैठे हुए हैं, ठीक है, डिसाइड करके बैठे हुए हैं आप लोग आपस में एट ऑक्शन, और नॉट टू बी बिड एट ऑक्शन, या फिर इतने से ज्यादा बिड करना ही नहीं है। ठीक है, दैट इज कलेक्टिव बिडिंग। और लास्ट में आपका है कि गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि कोई भी लिस्ट में ऐड कर सकती है ऊपर। ठीक है, ये था। क्लियर? यस। चलिए फिर ये वाला मैं भेज देती हूँ। बेसिकली ये मॉड्यूल से है, तो एक जाएगा तो कंप्लीट मॉड्यूल ही जाएगा। तो मॉड्यूल में पेज नंबर 151 में है ये MRTP। ठीक है, मैं कंप्लीट मॉड्यूल ही भेज देती हूँ, उसमें 151 इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। या फिर नहीं तो आपके मॉड्यूल में जो दिया है वो आप रीड आउट कर लीजिए। अब चूंकि मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ तो आप आराम से वो समझ पाएंगे। ठीक है, आप अपना मॉड्यूल ही रीड आउट कर लीजिएगा और फिर बताइएगा नेक्स्ट क्लास में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ठीक है, चलिए, थैंक यू। यस मैम, थैंक यू मैम।